सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सेबी, सेबी का फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया जी, एकदम ठीक आंसर है मेरे दोस्त। धैर्य, बहुत कमाल। श्रीवास्तव उत्तम, सही आंसर है। यूपीपीसीएस एस्पायरेंट, बहुत कमाल। कशिश आरडब्ल्यू एकदम सही आंसर है। तो क्या बोलेंगे, सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सेबी 1988 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बताइए इसका कहाँ पर है? मुंबई में। तो मुंबई में हेडक्वार्टर वाला ये सेबी स्थापित किया गया आपका 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है इसका सेबी का? तो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अर्थात हम बात करें सेबी का तो ये क्या हो गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं 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 विनिमय बोर्ड ये आपका है, विनिमय बोर्ड है। अब मुझे बताओ इसका एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था? अगर हम आपसे पूछे सेबी एक्ट कब आया, पहला क्वेश्चन, तो सेबी एक्ट आया आपका साथी कब? 1992 में, ठीक है। और यहीं पर कभी भी पूछे सेबी को जो साथी आपका वैधानिक मान्यता मिली, यानी जो उसको लीगल रिकॉग्निशन मिला, लीगल रिकॉग्निशन मिला, वो कब मिला? तो 1992 में मिला। दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। या डेट भी पूछ लेता है इसकी कभी कभी, 30 जनवरी 1992 को मिला था। मुझे बताओ इसके कितने साथी रीजनल ऑफिस हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेबी के? कितने क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि कितने रीजनल ऑफिस हैं? तो आप कहेंगे 4 हैं। अहमदाबाद है आपका, ये पूछ लेता कहां पर नहीं है। अहमदाबाद है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अहमदाबाद है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, और साथ ही आपका कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में। तो 4 जगह हैं आपके सेबी के। कहां पर हैं? 4 जगह। अब हम पूछेंगे सेबी में कुल सदस्य कितने होते हैं? सेबी में साथ ही आपका सदस्य कितने होते हैं? तो मेंबर होते हैं सेबी में 9। क्या होते हैं? 9 होते हैं। 9 कैसे होते हैं? 9, एक तो होते हैं इसमें अध्यक्ष। कौन होते हैं? अध्यक्ष। जो कौन आपका पहुंचाते हैं अध्यक्ष को? इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार चुनती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? 5 सदस्य अन्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। 5 सदस्य, वो भी कौन चुनेगी? भारत सरकार। तो 5 और 1 6 हो गए। और फिर आपका 2 सदस्य जो होते हैं वो साथी आपका आते हैं वित्त मंत्रालय से, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री से आते हैं। तो कितने हो गए? 5 2 7 और 1 8 हो गए, वित्त मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री से। और जो एक मेंबर होता है वो एक मेंबर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सेबी के पहले अध्यक्ष बोलो जी फटाफट से। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन थे पहले अध्यक्ष? तो पहले अध्यक्ष थे इसके, क्या बोलेंगे? एस ए दवे थे। कौन थे? एस ए दवे या दुबे कहें, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी जो पिछली थी? पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी माधवीपुरी। पहली महिला अध्यक्षा कौन थी आपका? माधवीपुरी बुच थी। कौन थी? माधवीपुरी बुच थी, बुच, ठीक है। और फिर आपसे पूछे क्या वर्तमान में कौन है भैया इसके चेयरमैन? वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपका एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है आपका तुहिन कांत पांडे। कब से बने थे? 1 मार्च 2025 से। तुहिन कांत पांडे। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से एसबीआई का कार्य क्या है? एसबीआई का कार्य क्या है? और दूसरी बात मुझे बताओ एसबीआई के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो एसबीआई का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितना? 3 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। और एसबीआई का कार्य क्या है बताना? वो सॉरी एसबीआई बोलो, सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? बोलेंगे। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। हाँ हाँ बोलो भाई। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से कौन देना। बहुत बढ़िया भैया। स्टॉक जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का, शाहबाज खान ने सबसे अच्छा आंसर दिया है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का। तो कभी भी पूछे सेबी का जो कार्य है वो क्या है? वो साथी आपका शेयर बाजार का विनियमन। क्या है? शेयर बाजार, ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन। शेयर बाजार के विनियमन के लिए कौन सी संस्था है? यानी कि रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, क्या बोलोगे? रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, ये किसका काम है? ये आपका सेबी का काम है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस के फील्ड में सबसे बड़ी संस्था है एडबी। क्या बोलोगे? आईडीबीआई जो बना था कब आपका? ये बना था साथी आपका 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? आईडीबीआई का हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और याद रख लेना इसकी जो सहायक कंपनी है वो कौन सी है? आईडीबीआई की जो सहायक कंपनी है, एक तो एलआईसी है। एलआईसी समझते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यही है ना कुछ ऐसा ही। हाँ जी। और एक सिडबी मैं आपको बता ही चुका, ये दोनों इसकी सहायक कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एलआईसी 1 सितंबर 1956 को, याद रख लेना। यहाँ पर साथी आपका जो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस एक्ट कब आया? इंश्योरेंस एक्ट था 1956 का। उसके तहत ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिडबी की स्थापना कब हुई थी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है? ईयर बताओ फटाफट से, बोलेंगे अभी फटाफट से, ईयर बताओ फटाफट। याद रखेंगे। स्टेट बैंक हम आपको बता चुके हैं, रिजर्व बैंक हम आपको बता चुके हैं। आईएफसीआई ये क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई कब बना था? तो आईएफसीआई बना था आपका साथी 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में है। क्या बोलोगे? इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। बहुत पूछा जाता है। इफ्सी की स्थापना कब हुई थी? इडबी याद रखेंगे 1964, और इफ्सी याद रखेंगे, क्या बोलेंगे आपका? इफ्सी याद रखेंगे आपका साथी 1948। भैया बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो एक बार, गुरुदेव उदय बीएसएफ लवर कह रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो एक बार, क्या हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, बताएंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ साथी? ओ रियली सॉरी, हमने आधुनिक भारत का वर्ष लिख दिया। 1980 नहीं दोस्त, 1908 होगा, 1908 होगा, 1908 होगा। सयाजी गायकवाड़ तृतीय थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। प्राचीन बैंकों की बात हम कर रहे थे, ये तो 1980 हम आधुनिक समय में आ गए। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तभी करेक्ट कर लिया करो, कभी नहीं हो तो नेक्स्ट क्लासेस में भी आप मुझे बता सकते हैं ना, इसी तरह से लिखकर कभी कुछ। बोलो भी फटाफट से।
फटाफट से कहेंगे भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1882, 1887, 1914, 1942। तो कब स्थापित हुआ था भैया? आपका 1882 में स्टॉक एक्सचेंज। ये क्योंकि यहाँ पर देखो 1875 में हुआ था भैया, हम तो अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर कार्य शुरू किया। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, उसका जो एक्टिंग ईयर है उसको दे देगा, लेकिन कभी भी पूछे आपसे स्थापना कब हुई थी और ये ना मिले 1882 और 1875 हो तो 1875 ही चुनना, ठीक है। और ये क्योंकि एशिया और भारत का पहला था, एशिया और भारत का पहला था। क्या नाम था इसका बताना? एशिया और भारत का पहला क्या नाम था इसका? इसका नाम था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम था भैया? बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम हुआ करता था प्यारे साथी। और इसका जो सेंसेशनल इंडेक्स है, इसका जो सेंसेशनल इंडेक्स है यानी कि जो इसका संवेदी सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है, उसका क्या नाम है? तो इसके संवेदी सूचकांक का नाम है सेंसेक्स। क्या बोलोगे? सेंसेक्स। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होगे। सेंसेक्स कब से शुरू हुआ था? 1986 से शुरू हुआ था, 1986 से शुरू हुआ था। और शेयर बाजार के रूप में मान्यता कब मिली इसको? शेयर मार्केट के रूप में आपको कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया? शेयर बाजार के रूप में, शेयर बाजार के रूप में मान्यता मान्यता कब मिली थी इसको? ये मिला था रिकॉग्निशन इसको 1956 में, 1956 में मिला था, ठीक है। मुझे बताओ BSE का जो साथी आपका 1875 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका दलाल स्ट्रीट जो कि बंबई में है। कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर है? आपका बंबई में। किसने इसको स्थापित किया था? नाम बता सकते हैं व्यक्ति का? तो नाम है उनका BSE को स्थापित करने वाले, वो है प्रेमचंद रायचंद। क्या नाम है? प्रेमचंद रायचंद ने इसको स्थापित किया था, रायचंद ने। ओके। अच्छा, मार्केट में आप देखते होंगे जब ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से कहेंगे आप लोग, फटाफट से सारे लोग आंसर करें। जो ऊपर की बुल बोलेंगे, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो ऊपर जाए तो उसको बोलेंगे तेजड़िया बुल, और नीचे की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे आपका मंदड़िया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बियर, भालू बन जाएगा तब। ओके। तो अब एक बात बताओ, NSE एक NSE का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है और कब ये स्थापित हुआ था? तो NSE स्थापित हुआ था आपका 1992 में, और हेडक्वार्टर इसका भी कहां पर है? आपका मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना, NSE ने अपनी जो पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की थी, डिजिटल ट्रेडिंग, पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब शुरू की थी? पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब शुरू की आपका NSE ने? तो वो शुरू की है 1994 में, 1994 में शुरू की थी। इसकी जो साथी आपका स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो स्थापना इसके लिए की थी पेरवानी समिति की रिकमेंडेशंस पर। क्या बोलोगे? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पेरवानी कमेटी, पेरवानी समिति की सिफारिश पर, पेरवानी समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर में समुद्र के स्तर के ऊपर। तो पायरोमीटर तो क्या होता है? ये तो साथी टेम्परेचर नापता है, टेम्परेचर नापता है। क्या? ताप को नापता है, ताप को, ठीक है। एपिडियोस्कोप होता है, आप देखते हो ना प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखा है जो स्क्रीन पर दिखाता है, यानी कि चित्रों का जो होता है प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन होता है उनका, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स होता है। इसमें क्या होता है? चित्रों का प्रक्षेपण होता है, चित्रों का प्रक्षेपण होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स होता है, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स इस पर, पर्दे पर। पेरिस्कोप का इस्तेमाल होगा क्या? हाँ जी भैया, पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। ऑडोमीटर का इस्तेमाल होगा, आप कहेंगे गाड़ी का मीटर होता है, गाड़ी कितनी चल चुकी है आपकी, वो ऑडोमीटर से पता चलता है, गाड़ी की चली दूरी के बारे में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सोनार, सोनार का फुल फॉर्म कौन बताएगा? S4 होता है साउंड, इतना तो मैं जानता हूँ, बाकी आप बताएं। तो पानी के अंदर की वस्तु, ये तो अंदर से बाहर देख रहे हैं, और ये पानी के अंदर की जो वस्तु है वो किससे देखी जाती है? वो सोनार से। तो मुझे बताएं फटाफट से, सोनार, सोनार का फुल फॉर्म कौन लिखेगा? SO से तो हो गया साउंड, इतना तो मुझे भी पता है। N से बताओ, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, और आगे आप बताओ, आगे के शब्द आपको बताने हैं। पानी के अंदर की वस्तु, टैकोमीटर से क्या होता है बताओ? टैकोमीटर क्या बताता है? तो टैकोमीटर बताता है आपका जो एरोप्लेन है, जो वायुयान है, उसकी वायुयान की गति बताता है। एनीमोमीटर क्या बताता है बताओ? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर साथी क्या बताता है? एनीमोमीटर बताता है आपका हवा की गति, किसकी? हवा की गति को बताता है, हवा के वेग को बताता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर को बताता है। फैदोमीटर क्या बताता है बताना? फैदोमीटर, फैदोमीटर से क्या पता चलता है? तो फैदोमीटर से पता चलता है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई। जैसे सबसे गहरा बिंदु कौन सा है समुद्र का? तो मेरियाना, यानी कि चैलेंजर डीप है। क्या है? चैलेंजर डीप है आपका। हेलियोस्कोप किसके लिए होता है? हेलियोस्कोप किसके लिए होता है? तो हेलियोस्कोप होता है सूरज के लिए, किसके लिए? सूर्य के लिए होता है। किसके लिए? सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए, टू सी द सन। और एक होता है साथी आपका गीगर काउंटर, वो किसके लिए होता है? गीगर काउंटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो गीगर काउंटर होता है जो हमारी अल्फा बीटा और गामा रेज होती है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा रेज के मेजरमेंट के लिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जो साथी एक केमिकल, बहुत बढ़िया धीरज HP ने एकदम से ठीक लिखा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सोनार का भी और रडार का भी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दोनों फुल फॉर्म ये साथी खूब पूछी जाती हैं। तो देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, याद रखना, रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस अपनी मूल अवस्था ना पा सके, यानी कि जिस स्टेज में वापस उसी में कन्वर्ट ना हो सके, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस ना जा पाए, मूल अवस्था में ना जा पाए, यानी कि वापस ना जा पाए, या उसी अवस्था में बोल दो, क्या बोल देंगे? पदार्थ अपनी अपनी उसी अवस्था में वापस ना जा पाए, ये क्या हो जाता है आपका? ये केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे शरीर में भोजन का पाचन, क्या भोजन पचने के बाद में क्या फिर से भोजन बन जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि सही है फिर तो। दूध का दही बनना, क्या दही से वापस दूध बन जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया, तो केमिकल चेंज है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, क्या जलवाष्प को इकट्ठा करके हम लोग इसको वापस जल में बदल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यहाँ तो हो गई, तो ये कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? जिसमें पदार्थ की अवस्था वापस पाई जाती सकती है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब जैसे
जैसे हम आपसे कहें कुछ फिजिकल चेंज हम आप हमें बताओ, कुछ जो साथी फिजिकल चेंज है, या हम आपसे पूछें कुछ भौतिक परिवर्तन साथी आप हमें बताइए, तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से आ जाएंगे जिसमें अवस्था वापस आ जाए। जैसे कि मैं कह दूं आपसे कोई कांच टूट गया, तो कांच का टूटना, तो क्या उसको पिघला करके फिर से हम कांच को बना लेंगे? बोलो भी फटाफट से। या बर्फ पिघल गई तो जो पानी हो गया, तो क्या उससे वापस बर्फ बन जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ भी, मेल्टिंग ऑफ ए आइस हो गया, आइस हो गया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अगर यदि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में क्या कोई चीज बदल सकती है? बोलो भी फटाफट से। ठोस से गैस में, ठोस से यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस कुछ बन सकता है? आप कहेंगे हाँ जी। उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को पालन करने वाले। क्या? ऊर्ध्वपातन, यानी कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका कि कोई भी चीज ठोस से गैस बन जाती है। जैसे कि कौन कौन सी चीज है? जैसे कि आपका कॉपर, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको जिसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं? कपूर, कपूर, कपूर बोलो, कपूर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कपूर होता है। क्या होता है? कपूर होता है आपका। और क्या हो सकता है इसमें कपूर के अलावा? तो कपूर हो गया आपका। एक इसमें होता है आपका नौसादर, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। एक साथी जो आपका अपने जूते वगैरह में जब आप नए शूज खरीद के लेके आते होंगे या कपड़े, तो एक बैग देखा होगा आपने नैफ्थलीन का, तो वो क्या होती है? ठोस से सीधे क्या है? गैस में बदल जाती है। लेकिन मुझे बताओ ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होता है? गैस से कोई चीज ठोस बन सकती है क्या? गैस से सीधे ठोस, हाँ, इसको बोलते हैं हम निक्षेपण की प्रक्रिया। ये क्या होती है? गैस से सीधे ठोस कोई चीज बन सकती है, हाँ जी। ये प्रोसेस होता है निक्षेपण का प्रोसेस। निक्षेपण बोले तो डिपोजिशन, क्या बोलते हैं इसको? डिपोजिशन हम कहते हैं। क्या एग्जांपल है भैया? डिपोजिशन का एग्जांपल है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जैसे आपने बाइक का अपनी का साइलेंसर देखा होगा, देखा है? तो उसमें क्या होती है? धुआं होता है, गैस होता है, लेकिन वो क्या बन जाती है आपका? तो वो बन जाती है आपका कालिख। चिमनियों पे भी जम जाती है कई बार कालिख, देखी है ना? हम सब करके बताओ हाँ भैया देखिए, तो कालिख होती है। तो वो कालिख किसका प्रोसेस है? आपका डिपोजिशन का प्रोसेस है। अगर हम आपसे पूछें द्रव से साथी गैस बने, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो मैटर हो जाएगा, द्रव से अगर गैस बन रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये होता है हमारा वाष्पीकरण, यानी कि वेपराइजेशन होता है। ये क्या है? ये भैया वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होता है। अगर हम आपसे पूछें, एक आपका संघनन होता है। संघनन में क्या होता है? कंडेंसेशन में क्या होता है आपका? तो यहां पर होता है आपका वाष्प से तरल बना लिया जाता है। वाष्प से तरल, यानी कि गैस से क्या हो रहा है? गैस टू लिक्विड बन रहा है। गैस टू लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया कंडेंसेशन हम बोल देंगे, कंडेंसेशन। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, एक द्रव्यमान संरक्षण समीकरण भी आप जानते होंगे। द्रव्यमान संरक्षण नियम वो दिया था किसने? लेवाशियर ने दिया था। जो उसमें क्या कहा गया था आपका? द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? जो केवल किसमें? प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में तो क्या केंद्रक है? जो आपके का लवक होते हैं, लवक किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल में। देखो लवक, हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक होते हैं हमारा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे पहला होता है इसमें हरित लवक होता है, और हरित लवक को हम बोलते हैं आपका, सॉरी, हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो कैसा होगा? हरित यानी कि हरा रंग, और हरा रंग तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्तियां क्या हो जाती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। अब मुझे बताओ, वो जो पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल होता है, तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इसमें एलिमेंट पाया जाता है भैया मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। दूसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं उसको? अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक, वर्ण, वर्ण माने रंग, ए माने ना, तो अवर्णी का मतलब क्या हो गया? ये ल्यूकोप्लास्ट होता है आपका। क्या होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, यानी ये कैसा होता है? ये रंगहीन लवक होता है, कोई बिना रंग वाला, रंगहीन लवक, कोई रंग नहीं है इसमें, ठीक है। और पौधे के अंदर के हिस्से में पाया जाता है ये। तीसरा होता है आपका वर्णी लवक। क्या बोलोगे? वर्णी लवक होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कैसा होता है? ये रंगीन होते हैं, रंगीन। जैसे हर चीज का रंग अलग अलग होता है, आपने देखा होगा। हाँ जी भैया बिल्कुल होता है। मुझे बताओ, जैसे कि हम आपसे पूछ लें आपका हल्दी का रंग कैसा होता है, तो वो भी किसकी वजह से होगा? एक लवक की वजह से होगा। या कोई भी रंग है, गाजर का रंग है आपका, वो किसी एक लवक की वजह से होते हैं। तो कौन सा लवक किसमें पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपसे अभी पूछते हैं कि लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लवक शब्द का प्रयोग कौन है जिसने लवक शब्द को सबसे पहले यूज किया था? तो वो है आपका सिम्पर, और इसी वर्ष इसकी खोज भी हुई थी। क्या बोलेंगे? सिम्पर ने किया था 1885 में। और अगर पूछ ले लवक शब्द की, लवक शब्द नहीं, लवक की खोज किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये तो मैं मिर्च का नाम लेने वाला था, किसी ने चौक लगा दिया है क्या? है शुभम, क्या सब्जी बना दी क्या किसी ने? हैकल ने किया था 1885 में, 1885 में। वो नहीं होती मिर्च, क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो उसको? हम तो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको धसका, नाक में मिर्च पहुंच जाना। क्या बोलेंगे? सिंपर ने। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे किसी भी चीज का कोई रंग है, जैसे मुझे बताओ आप फटाफट से, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, टमाटर का जो रंग होता है कैसा होता है? रंग तो आप जानते हो, लाल रंग। किसकी वजह से होता है टमाटर लाल? तो ये होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपीन। लाइकोपीन एक लवक होता है, यानी कि प्लास्टिड होता है, उसकी वजह से होता है। जैसे हल्दी का रंग होता है पीला, तो हल्दी किसकी वजह से होती है? टर्मरिक किसकी वजह से होती है? ये तो ये होती है आपका साथी करक्यूमिन की वजह से। किसकी? करक्यूमिन की वजह से होती है। गाजर, गाजर किसकी वजह से होती है? जो गाजर का लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से होती है। चुकंदर बताओ, चुकंदर का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या बोलेंगे? चुकंदर का जो, क्या बोलोगे आपका, वो होता है भैया आपका, क्या बोलते हैं उसको? विटामिन की वजह से होता है। क्या बोलेंगे उसको? विटामिन की वजह से होता है। और एक यहाँ पे बताओ मुझे, मिर्च, जैसे मिर्च का तीखापन पूछ लेता है आपका, तो वो किसकी वजह से होता है? वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। कैप्सेसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैप्सेसिन की वजह से होता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बात में। नेक्स्ट
मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो हमें सबसे बाहर दिखता है वो कौन सा है? तो आपका स्क्लेरा है, एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है क्या? भैया एपिडर्मिस होता है। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस होता है। कभी भी याद रख लेना, आपसे पूछे स्किन, मुझे बताओ स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? त्वचा का जो निर्माण होता है, जो साथ ही हमारी स्किन बनती है, वो बनती है अधिचर्म कोशिकाओं से, यानी कि एपिडर्मिस सेल से बनती है। किससे बनती है? एपिडर्मिस सेल से बनती है। किससे बनती है? एपिडर्मिस सेल से, ठीक है। एपिडर्मिस सेल से वो बनती है, ठीक है। ये बात याद रखना, एपिडर्मिस सेल से। त्वचा की दूसरी परत कौन सी होती है? ये तो भाई होगी, ये दूसरी परत होती है। ये क्या होती है? सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर होती है हमारी स्किन में, ठीक है। मुझे तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ स्किन। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं आपका डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी इसको भैया कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी इसको कहा जाता है। इसी में आपको पता चलेगा कि जो अधिचर्म कोशिकाएं हैं, यानी कि जो आपका एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये किस पदार्थ की जलरोधी परत होती हैं? तो ये बनती हैं क्यूटिन से। किससे? क्यूटिन नामक एक सब्सटेंस होता है, क्यूटिन पदार्थ की बनी होती है। और कैसी होती है? आपका जलरोधी परत होती है। जलरोधी का मतलब वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है। जलरोधी परत पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि क्यूटिन पदार्थ अधिचर्म कोशिकाओं से कैसी परत बनाता है? तो कैसी बनाता है? जलरोधी परत बनाता है, एक वाटर रेजिस्टेंट आपका लेयर बनाता है। पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो पैरालंपिक में कितने पदक हैं हमारे टोटल? बताओ भैया, कितने गोल्ड आए थे? 7 तो गोल्ड आए, 9 सिल्वर आए थे आपका, और 13 आए ब्रॉन्ज। 13 9 22 7 29 आए थे। कितने आए थे? 29 आए थे। और मुझे बताओ, जो पैरालंपिक हुए इस बार कहाँ पर हुए थे? आपका पैरालंपिकों का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं आपसे कहूंगा, जो पहले पैरालंपिक हुए थे वो 1960 में हुए थे आपका। कहाँ पर? रोम में हुए थे। कहाँ पर? रोम में हुए थे, ओके। और इस बार के पैरालंपिक कहाँ पर हुए भैया? पेरिस में। यानी कि जहां पर ओलंपिक होंगे वहीं पर फिर पैरालंपिक होते हैं, उसी सेम सेशन में। तो ये कहाँ पर हुए? आपका पेरिस में। और कौन से नंबर के थे ये आपका? ये भैया 17वां सेशन था। ये आपका 17वां सेशन, यानी कि 17वां सत्र था आपका पैरालंपिक का, ठीक है। अच्छा बताओ, जो 1960 में पहली बार ओलंपिक हुए थे, पैरालंपिक हुए थे, तो पैरालंपिक में पहला जो साथी आपका, पैरालंपिक में याद रखना, लिखना, पैरालंपिक में जो साथी पहला गोल्ड है वो किस आदमी ने दिलाया है हमको? तो तैराकी में आए थे आपका कौन? मुरलीकांत पेटकर। ज्यादा पूछे जाने के चांस इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में एक मूवी आई थी। बताओ, मुरलीकांत पेटकर किस मूवी में दिखाया गया इनको? भी हाल ही में 1972 में तैराकी में इन्होंने गोल्ड जीता था। स्विमिंग में इनका गोल्ड आया था, और भारत के लिए पहला गोल्ड है, भारत के लिए पहला गोल्ड है, ठीक है। मुझे बताएं फटाफट से, अभी एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी? चंदू चैंपियन भैया, चंदू चैंपियन। बोलो भाई फटाफट से, चंदू चैंपियन। बहुत शानदार। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस बार का? मुझे बताओ, जो साथी हमारा साथ आपका ब्लैक, जो आपका ध्वज वाहक रहे इस बार, जो फ्लैग बिहेरर रहे आपका, किसमें? आपका जो उद्घाटन यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत का फ्लैग लेकर के कौन चला था? और मुझे बताओ, समापन में यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन लेके चले थे? तो उद्घाटन समारोह में था आपका फ्लैग किसके पास में? सुमित अंतिल कौन सा गेम खेलते हैं सुमित अंतिल? फटाफट से बोलो। सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जाधव थे। क्या बोलोगे? भाग्यश्री जाधव जो कि आपका किससे हैं? वो है भैया आपका शॉर्टपुट से, यानी कि गोला फेंक से, और ये भाला फेंक से। और समापन के समय पर थे आपका हरविंदर सिंह। बताओ कौन सा गेम खेलते हैं ये? हरविंदर सिंह जो पैरा गेम्स में थे, ये कौन सा खेल खेलते हैं? और इनके साथ में थी आपका रेस की प्रमुख खिलाड़ी प्रीतिपाल। क्या बोलोगे? प्रीतिपाल। देखो, हरविंदर सिंह इसलिए भी चर्चित रहेंगे क्योंकि भारत के लिए साथी मेडल जीतने वाले तीरंदाजी में ये पहले चैंपियन है। अवनी लेखरा का रिकॉर्ड कभी भूलना नहीं है। अवनी लेखरा को क्यों याद रखेंगे? याद रख लेना, अवनी लेखरा को क्यों याद रखेंगे? बताओ। अवनी लेखरा वो पहली महिला है जिन्होंने साथी 2 पैरा गोल्ड जीते हैं। क्या जीते हैं? 2 पैरा गोल्ड जीते हैं। तो मुझे बताओ, अवनी लेखरा कौन से गेम से संबंधित है? इनका गेम मुझे बताओ आप, इनका कौन सा गेम है? कौन से गेम से ये संबंध? फटाफट से आंसर आई, कौन से गेम से इनका संबंध है? किस गेम से उनका संबंध है? हम बोलेंगे बहुत बढ़िया भैया, निशानेबाजी से संबंध है इनका, शूटिंग से संबंध है। कमाल। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना? पहले ताली बजाओ इस राज्य के लिए। सभी फसलों को एमएसपी पर लेगा तो क्या बोलेंगे भैया? हरियाणा बन गया है पहला राज्य, हरियाणा। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी क्या होता है भैया? एक फसल का सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। इकोनॉमिक्स में याद रखना, ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, यूपी पुलिस वालों तुम याद रखना, ऐसी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य। कितनी फसलों के लिए होता है आपका एमएसपी? न्यूनतम समर्थित मूल्य, ठीक है। जहां कहीं भी आप बैठे हैं, जरूरी नहीं है कमेंट करें, लेकिन सोचा जरूर करो जब मैं क्वेश्चन बोलूं। ये है भारत में कितनी? 22 फसलों के लिए। क्या गन्ने के लिए भी ये दिया जाता है? बोलो, क्या गन्ने के लिए भी ये दिया जाता है? आप कहेंगे नहीं, गन्ने के लिए दिया जाता है आपका एफआरपी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी गन्ने के लिए होता है फेयर एंड, बोलो क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है आपका, यानी कि रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है आपका, एफआरपी होता है। इसी को क्या बोलते हैं? उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं। अभी सरकार ने साथ ही एमएसपी जारी किया है फसलों के लिए। मुझे बताओ, गेहूं और जौ का कितना है? गेहूं और जौ का कितना है? तो गेहूं के लिए जो अभी एमआरपी, वो सॉरी एमएसपी जारी हुआ है गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए हुआ है 2425 रुपए। क्या बोलोगे? 2425 रुपए प्रति क्विंटल। और जौ के लिए कितना हुआ है? जौ के लिए हुआ है आपका 1980 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है आपका। जैसे सरसों के लिए कितना हुआ है? अभी आपका मार्च में ही हुआ है, सरसों के लिए हो गया है 5950 रुपए। और आपका जूट के लिए कितना हो गया है? जूट के लिए 5650 हो गया है। चने और जूट का बराबर है। अब हम एक बात कहेंगे, जो एमएसपी तय करता है, एमएसपी तय कौन करता है? एमएसपी तय करता है आपका कौन? बोलोगे? सीएसीपी, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि 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 लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको तय करता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट्स एंड प्राइज, सीएसीपी बोलते हैं, सीएसीपी। और सीएसीपी ये बना था आपका 1985 से बना था। दरअसल में पहले इसका नाम होता था आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी, तो वो 1965 में भी बना था। लेकिन वर्तमान स्वरूप सीएसीपी का ये 1985 से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रख लेना।
खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता भैया। और इसमें उपविजेता दोनों ही फॉर्मेट में कौन रहा है? नेपाल रहा है। कौन रहा है? नेपाल रहा है। आप मुझे बताओ खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितना नंबर इसमें अंदर बना हुआ है याद रख लेना। खो खो में क्या होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। और कितनी पारी होती है इसमें? 4 इनिंग होती है, 4 पारी होती है। और जो प्रत्येक पारी होती है वो कितनी देर की होती है? प्रत्येक पारी होती है इसमें आपका 9 मिनट की। कितने की? 9 मिनट की होती है। अगर आपसे पूछे मैच में कितने अधिकारी होते हैं? मैच में इसमें साथी आपका अंपायर या अधिकारी बोल दे तो 5 होते हैं। कितने होते हैं अधिकारी? 5 होते हैं। कैसे? एक तो होता है इसमें रेफरी, एक तो रेफरी होता है, दो होते हैं इसमें अंपायर। क्या होते हैं? 2 अंपायर होते हैं। एक इसमें होता है जो स्कोर को ध्यान रखता है, स्कोरर। और एक होता है इसमें टाइम कीपर। क्या होता है? टाइम कीपर होता है। मुझे बताओ यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 9 प्लेयर मैंने बताई, तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने हो सकते हैं इसमें? तो एक्स्ट्रा प्लेयर जो हो सकते हैं इसमें 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर इसमें 3 हो सकते हैं। ये बात याद रख लेना, एक्स्ट्रा प्लेयर इसमें 3 हो सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ जो साथी इस बार कैप मिली है इसमें, इन पुरुष और महिला खो खो विश्व कप में जो कैप मिली है, ये पुरुषों में किसको मिली है और फीमेल में किसको मिली है? तो कैप जो मेल कैटेगरी में मिली है वो मिली है प्रतीक को। किसको? प्रतीक को मिली है। और फीमेल में जो मिली है वो प्रियंका इंगले को मिली है। किसको? ये प्रियंका इंगले को मिली है, इंगले को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खो खो विश्व कप 2025 जो हुआ है ये साथी पहला संस्करण है, ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार हुए हैं। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आना किसी भी फॉर्मेट में लाजमी है। कहां पर हुए साथी? ये हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां पर? आपका नई दिल्ली में ये आयोजित हुए। नई दिल्ली में। इस बार इनका मैस्कॉट क्या रखा गया था? मैस्कॉट शुभंकर क्या था इनका? तो इनका शुभंकर है तारा और तेजस। क्या? तारा और तेजस इनका शुभंकर रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में ये कब से कब तक हुए थे? 13 से 19 जनवरी में हुए, इसी साल 2025 में। तो कभी कभी मंथ पूछ लेता रिसेंट के एंड का, आपका करंट सेगमेंट में आपसे पूछ सकता है, ये बात याद रखना। तो खिलाड़ियों की संख्या, आज हम आपको एक होमवर्क देते हैं, छोटा सा टॉपिक रिसर्च करने के लिए, अपनी 5-6 लाइन छोड़ना। आज आपका होमवर्क ये है, सभी खेल में खिलाड़ी आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। खिलाड़ी कितने होते हैं किस खेल में? ओके, खिलाड़ी खेल में आपको देखना है। एक बार फिर हम तो बता ही देंगे आपको, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आपका आपका फिर क्या बोलेंगे इसके बाद में आता है सबसे अच्छा चक्कर जो आता है, क्या आता है? फिर इसके बाद में बेसबॉल हो जाएगा, हॉकी क्रिकेट का आपका फुटबॉल कितना होता है? 11-11 होता है। फुटबॉल में 5 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, आपका पोलो में 4 होते हैं, नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इन सब में 7-7 होते हैं। तो एक बार आपको देखना। ओके, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है आपका कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ और पुरुष व महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? ये कबड्डी का है। ये भी दूसरा होमवर्क हो गया आपका। ये दोनों टॉपिक्स को आपको देखना है। और प्यारे दोस्त बस एक बात कहूंगा, दम लगा करके रिवीजन और इन चीजों को फिंगर टिप्स रखना। आप उस श्रेणी में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बच्चों की श्रेणी है, आप बहुत आगे होंगे उसमें। आप घिसे पिटे कंटेंट को नहीं, आप एकदम से न्यू और रिवाइव कंटेंट को पढ़ रहे हैं और ये धमाल मचाएगा। ठीक है, और बाकी तो आप जानते ही हो, और कुछ पंक्तियों के द्वारा बता देते हैं। ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, आप बोलना। जो लोग तुम्हारी गहराई को नहीं समझते, जो लोग तुम्हें नहीं समझते, तो तुम मतलब पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करने के चक्कर में कभी मत लगना। तुमको लगे कि तुम पूरी दुनिया को सेटिस्फाई कर दोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानों ने भगवान के अंदर भी कमियां देखी हैं। इंसान प्रकृति को क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान आपका यूनिवर्स पर क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान टाइम मैनेजमेंट आपका, इंसान हर चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम ये कहना, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान हैं, किनारे पर बैठकर समुद्र देखना चाहते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी कल, और कल के बाद में आपके पास रहेंगे सैटरडे संडे। कूल एंड काम होकर रिवीजन किया करो, अपने टॉपिक्स को बांटो, अपना टाइम मैनेजमेंट खुद बनाओ। सारे साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ। जब सुबह उठो तो अपने आप को टास्क दो, अपने आप को टास्क दो कि मुझे आज ये चीजें करनी है। और बहुत बड़े टास्क मत बनाओ, थोड़े थोड़े टास्क बनाओ। और अगर कुछ टास्क छूट भी गया तो निराश नहीं होना। ऐसा नहीं कि मतलब रात को जाग के उसको पढ़ूंगा, नहीं। एक फिक्स टाइम शेड्यूल को बना करके उसको फॉलो करिए। किसी दिन अगर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह खुद को टारगेट बनाइए। और जब शाम को सोने जाओ तो वो खुशी आपको होनी चाहिए, वो सुकून आपको होना चाहिए कि हाँ आपने इस दिन में मेहनत की थी। वो जो नींद आती है ना दोस्त, सुकून भरी, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपने दम लगाया अपने भविष्य के लिए, तो उससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सोते समय विचार जरूर करना, लेटते समय या शाम बीतते समय विचार जरूर करना, कहीं आपने दिन ये यूं ही तो नहीं गुजार दिया। अगर आप इस दिन को यूं ही गुजार रहे हैं तो याद रख लेना दोस्त, ये जिंदगी भी यूं ही कट जाएगी। और फिर आप सिकवा अगर किसी से करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भविष्य में ये पता होगा, अगर सफलता मिले असफलता है तो बाद की बात है, लेकिन आप खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, हाँ मैंने पुरजोर प्रयास किया था, हाँ मैंने सारी ताकतें लगाई थी, हाँ मैंने सारे जितने भी आपका मापदंड थे उन पर खड़े उतरने का प्रयास किया था, मैंने हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने का प्रयास किया। और भविष्य में जब तक हम सफल नहीं होंगे, चाहे जिस भी सेगमेंट में हो, जरूरी नहीं साथी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो यही सिर्फ एकमात्र अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका जिंदगी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ एफर्ट लगाइए, और अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ और एफर्ट लगाएंगे, कुछ और करेंगे। जिंदगी में बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बहुत सारी आप सब लोगों के सामने बाधाएं आएंगी, और हम टकराएंगे साथी, और हम आगे बढ़ेंगे, और वही जुनून हम। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।